नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं इस वक्त की बड़ी खबरें आपके लिए। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की करारी हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से रौंदा। फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की भिड़ंत। वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेतों से बिगड़ा बाजार का मूड, सेंसेक्स 420 पॉइंट तो निफ्टी 129 पॉइंट टूटा। ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल मेटल शेयरों में बिकवाली, रुपया भी 37 पैसे कमजोर होकर 81 के लेवल पर हुआ बंद। क्रिप्टो में कोहराम, 5 दिनों में 25% लुढ़का बिटकॉइन। टॉप 10 करेंसी अपने पीक से 90% तक नीचे। 100 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का मार्केट कैप हुआ साफ। दिल्ली शराब घोटाले में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने किया अरेस्ट। कंपनी के शेयरों में आज रही बड़ी गिरावट। अब 10 साल में एक बार आधार अपडेट कराना होगा। अनिवार्य पहचान और पते का प्रूफ दोनों होंगे देना। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। और हिमाचल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, प्रधानमंत्री ने वोटर्स को लिखा पत्र। 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। इधर गुजरात के लिए बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की लिस्ट। 85 विधायकों के टिकट कटे। चलिए इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं गुजरात से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनावी मैदान में है। वहीं अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण और हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पहले चरण के लिए 84 और दूसरे चरण के लिए 76 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। तो केतन, बीजेपी की पहली लिस्ट में किसको टिकट मिला है और किसका पत्ता कट गया है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, कल शाम 7:30 बजे ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। यानी कि विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे और नितिन पटेल वो भी पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो पार्टी की ओर से उनको कहा गया कि आप सामने से आओ और ये बताओ कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनमें से ज्यादातर यानी कि 96% लोगों को टिकट नहीं मिला है और उन्होंने स्वेच्छा से पत्र लिखकर ये बता दिया कि हम इस बार कहीं स्पर्धा में नहीं है। पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से आखिरकार टिकट मिल गया है। और जो क्रिकेटर है रविंद्र जाडेजा, उनकी पत्नी रिवाबा जाडेजा को जामनगर से टिकट दिया गया है। जो हकूबा जाडेजा की जगह पर थे, उनका क्रिमिनल ब्रेकडाउन देखते हुए उनको टिकट इस बार नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हर रीजन में जो भी उम्मीदवार को लिया गया है उनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं और सोशल इंजीनियरिंग किया गया है। मतलब हर कास्ट को यहाँ पर बैलेंस करके टिकट दी गई है, लेकिन चेहरा है वो ज्यादातर बदला गया है। खासकर हम बात करें तो सबसे अधिक 24 पाटीदार को टिकट दी गई है। 8 क्षत्रिय, 5 आहिर, 14 कोली, 13 ब्राह्मण, 13 एसटी, 24 एससी और 13 आदिवासी को, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भी लोगों को टिकट दी गई है, एक तो चेहरा है वो ज्यादातर नया रखा है और जिनको टिकट रिपीट की गई है। खासकर एक बात यह भी है कि विजय रूपानी में मंत्री रह चुके कुंवर जी भाई बावरिया और जवाहर चावड़ा, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था, उनको वापस टिकट दिया गया है क्योंकि वो अपने बलबूते पर आते हैं। जस्सा भाई बारड़ जो कि जूनागढ़ पंथक के कल ही बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, उनको भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी का ये स्पष्ट मत है कि जो जीते इस चुनाव में उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन रूपाणी मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। या तो वो हारने की एक संभावना थी या तो उनकी एज फैक्टर है वो काम कर गई। तो हम कह सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग भी किया गया है। जीत के मंत्र के साथ वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और जो अहमदाबाद शहर की 21 सीट है उनमें से 20 का नाम घोषित कर दिया गया है। एक सिर्फ वटवा सीट बाकी है और जो 6 या 7 पहले चरण की कुछ सीटें बाकी है वो आज रात तक भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जी
तो पहली लिस्ट आ गई है यहाँ पर गुजरात चुनाव में बीजेपी की उलटफेर, उसमें कुछ और एक प्रॉपर तरीके से, रणनीतिक तरीके से जो बता रहे थे केतन, क्या कारण रहे, किसका टिकट कटा और किसको टिकट दिया गया। तो गुजरात के रण में कौन मारेगा बाजी और किसका पल्ला रहेगा भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी जोरदार बहस। तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। गुजरात का रण, आज का चुनाव अड्डा। इधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सुलह में रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक शासन किया लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी नहीं कर पाई। 2015 में मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है और झूठी गारंटी बांटती है। अब वो गारंटी बांटते फिरते 10 गारंटी लेकर घूम रहे हैं। भाई गारंटी की तो इसकी वैल्यू है जिसकी कोई इज्जत और आबरू हो। आपकी गारंटी को कौन मानेगा? बताओ भला, कोई मानेगा? जिन लोगों ने 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उनकी गारंटी को ये हिमाचल की चतुर सुजान जनता मानेगी क्या? खराब ग्लोबल संकेतों से अब हम बात कर लेते हैं बाजार की, जहां मूड बिगड़ता नजर आया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 420 पॉइंट गिरा, आज 60,416 पर जाके टिका, 614 पर जाके टिका। तो निफ्टी 129 पॉइंट गिरकर 18,028 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बिकवाली देखने को मिली। मार्केट का हाल समझाने के लिए है हमारे साथ सुमित। बताइए, आज बाजार की क्या अहम बातें रही? देखिए, आज भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो संकेत थे वो थोड़े से कमजोर साइड पर थे और तीसरा एक बहुत बढ़िया रन हाल फिलहाल में बाजार ने दिखाया था, तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली। तो कमजोर संकेत, उसका इंपैक्ट रहा। साथ ही साथ आज ब्रॉडर बेस सेलिंग थी मार्केट के अंदर, वीकली एक्सपायरी का इंपैक्ट भी देखने को मिला। तो ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस भी करीब 1.25% के आसपास की गिरावट साथ कामकाज कर रहे थे। तमाम इंडिसेस के अंदर आज प्रेशर था। मेजरली जो बैंक्स अब तक लीड कर रहे थे वहां पर बैकफुट पे आ जाते हुए दिखाई पड़े। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ये तमाम वो शेयर थे जहां पे प्रेशर था। फार्मा के सेलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ खरीदारी थी, कहीं पर बिकवाली भी थी, लेकिन मेजरली आज मिड कैप, स्मॉल कैप इन स्पेस के अंदर बिकवाली देखने को मिली। और उसके अलावा अलग अलग जो सेक्टोरल इंडिसेस थे वो भी प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। ठीक है सुमित, तो ये तो रहे कारण। अब ये बताइए कि एक्शन आज कहां देखने को मिला, किन शेयरों पर मार पड़ी और कौन से शेयर फिर भी चमकते हुए नजर आए? निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें सेलेक्टिव गेनर्स थे और वो भी कोई बहुत ज्यादा वहां पर तेजी नहीं दिखाए थे, बहुत कोई बड़ा फायरवर्क्स नहीं था। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर और ओएनजीसी रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर नंबर्स के बाद 5% नीचे, एक्सिस बैंक, ब्लॉक डील का इंपैक्ट 3.5% के आसपास की गिरावट यहां रही। M&M 3% नीचे और बजाज फिनसर्व करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में आज गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर्स के बाद 6%, लुपिन नंबर के बाद 3.5%, यूनियन बैंक 4.5% और लिंडे इंडिया करीब 2% के आसपास की तेजी यहां रही। तेज बिकवाली रही आज औरोबिंदो फार्मा में, नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट 12% नीचे। नंबर्स के बाद दीपक नाइट्राइट 10% टूटा, रैमको सीमेंट 8.5% टूटा और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 5.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ लीड कर रहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज, लुपिन, हीरो मोटोकॉर्प और एबीबी करीब 2% के आसपास का मूव यहां देखने को मिला। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में औरोबिंदो फार्मा, दीपक नाइट्राइट, पिरामल एंटरप्राइजेस और रैमको सीमेंट कुछ ऐसे नाम जहां पे 8.5 से लेकर 12% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेजरली आज जो प्रेशर था वो बैंकिंग की तरफ से प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बहुत शुक्रिया सुमित। तो ये था आज का मार्केट अपडेट। इधर ग्लोबल बाजार से भारत का प्रदर्शन बेहतर है, ये कहना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के कुंज बंसल का। CNBC आवाज से खास बातचीत में कुंज बंसल ने कहा कि सितंबर के बाद से भारतीय बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहा है और आने वाले समय में IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल में बेहतर मौके दिखेंगे। मुझे लगता है IT सेक्टर में बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए हैं। जो भी नेगेटिविटी नंबर्स में आनी थी मार्जिन्स को लेकर, एम्प्लॉय एट्रिशन को या एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, वो सब अब बिल्ड इन हो गई है।
ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, वो भी अब लार्जली नोन है। तो मुझे लगता है वहां पे धीरे धीरे पैसा डालना शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम टर्म का अगर हम व्यू लें तो एक वो सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एफएमसीजी अभी भी उतना नहीं, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपकी ये सारी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर्स, होम इक्विपमेंट्स कंपनीज, ये सेक्टर ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है ऑब्वियस बेसिस पे कि उनके सितंबर क्वार्टर के नतीजे टॉप लाइन पे मिक्स रहे हैं, कहीं ग्रोथ हुई, कहीं नहीं हुई। जो फेस्टिवल सीजन में डिमांड एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई, स्पेशली रूरल एरिया से बहुत ज्यादा नहीं आई, और कमोडिटी का प्रेशर तो एक्सपेक्टेड था ही, तो इसलिए मार्जिन में प्रेशर दिखा। तो उस वजह से ये सेक्टर भी करीब साल सवा साल के रेंज के टाइम बेसिस का अंडर परफॉर्मर हो गया है। तो मुझे लगता है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आएगी। तो ये दो सेक्टर हैं जिनमें काफी करेक्शन हो गया है, प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज, और घूम फिर के परफॉर्मेंस आ जाएगी, सेक्टर्स में डिमांड रिकवरी आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे पैसा डालना शुरू कर। रियल एस्टेट कंपनी कीस्टोन रियल्टर्स, जिनका कि ब्रांड नेम है रुस्तम जी, उनका आईपीओ 14 नवंबर से खुलकर 16 नवंबर को बंद होने जा रहा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी को 635 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 514 से 541 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। कंपनी का फोकस मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर रहेगा। कीस्टोन रियल्टर्स, जो रुस्तम जी से के नाम से बेहतर जानी जाती है, इसकी आईपीओ 635 करोड़ रुपए की है। इसमें से 560 करोड़ जो है वो प्राइमरी है और 75 जो है वो ओएफएस है। हम मुंबई और एमएमआर में 2 बड़े टाउनशिप्स कर रहे हैं, एक थाना में 100+ एकर्स और एक विरार में 200+ एकड़ कर रहे हैं। और इसके अलावा हम भांडुप और पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स और अभी मिड सिटी प्रभा देवी, यहाँ पे सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। हमारे काफ़ी घर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो इवन इकोनॉमिक टाइम्स ने कैरी किया था कि हमने 40 करोड़ प्लस 70 करोड़ के आसपास के वैल्यू के घर बेचे हैं, और आगे चल के हमारा एक प्रोजेक्ट क्यूरेट हो रहा है जहां पे 100 करोड़ के आसपास के घर बनेंगे। क्रिप्टो करेंसी में कोहराम मचा हुआ है। भारी गिरावट की वजह से करीब $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हो चुका है। निवेशक कंगाल हो रहे हैं। आखिर क्रिप्टो में इतना कोहराम क्यों है, समझा रही है हमारी संवाददाता हर्षदास सावंत। क्रिप्टो मार्केट आप कह सकते हैं एक बेयर ग्रिप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतनी बिकवाली क्यों हुई उस पर आते हैं, लेकिन पहले आपको डेटा दिखा देते हैं कि कितनी गिरावट दरअसल आज के दिन आती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखिएगा, क्रिप्टो में जहां पर कई सारी करेंसीज हैं, सबसे प्रोमिनेंट बिटकॉइन है, एथीरियम है, ऑफ कोर्स हम डोज, शिबा इनू, इन सब की बात करते आए हैं। यहां पर पीक जो मार्केट कैप था वो करीब $3 ट्रिलियन का था। आज यहां पर ये $1 ट्रिलियन के नीचे मार्केट कैप आता हुआ दिखाई दिया है। तो मेजर यहां पर मार्केट कैप इरोजन देखने को मिला है, और प्राइस इरोजन भी उस लिहाज से आप देखेंगे तो बड़ा है, क्योंकि बिटकॉइन और एथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में हमने देखा था धड़ल्ले से पैसा लगा था, बड़े पैमाने में लोगों ने निवेश किया था, और उसका असर आज साफ देखे कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे आता हुआ साफ देखने को मिला है। लेकर आते हैं यहां पर कि कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो 10 पॉपुलर करेंसीज में 80 to 90% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ऊंचाई से ये बिटकॉइन के भाव हैं। बिटकॉइन आज वैसे $16,600 के आसपास आपको दिखाई देगा, और इसकी ऊंचाई जो थी वो 64,000 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी थी। 75% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है अपने पीक से। यही हाल दरअसल एथीरियम में भी देखने को मिला है। यहां पर भी 75% तक का करेक्शन देखने को मिला है। पीक से आज भाव 1100 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे हम कह रहे थे कि लगभग 80 to 90% यहां पर करेक्शन देखने को मिला है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में। अब हुआ क्या है, तो यहां पर FTX जो एक प्रोमिनेंट एक्सचेंज था, इनफैक्ट दुनिया का नंबर 2 एक्सचेंज था, वहां पर लिक्विडिटी का संकट आया। उस संकट के मद्देनजर डर था कि ये एक्सचेंज दरअसल हो जाएगा दिवालिया। तो इनका जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है बाइनेंस, उसने कहा कि हम इसे अक्वायर करेंगे। ये खबर आई थी कल सुबह में या फिर परसों ओवरनाइट, और उसके बाद हमने देखा था 10% वैसे ही
मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। तो FTX में लिक्विडिटी संकट के चलते बाइनेंस के CEO जो है उन्होंने कहा था हम इनकी मदद करेंगे, हम इसको अक्वायर करेंगे, एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखने की भी, साइन करने की भी बात सामने निकल कर आई। लेकिन ओवरनाइट मामला बदल गया है। फाइनली बाइनेंस के CEO ने कहा नहीं, हम इसे नहीं खरीदने वाले, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट रेगुलेटरी इश्यूज और बढ़ेंगे क्योंकि अब US रेगुलेटर दरअसल FTX की गहरी जांच भी करने वाला है कि वहां पर एक्चुअली पे आउट्स कैसे हुए हैं, कस्टमर्स को काफी दिक्कत आई है। अब आप पूछ रहे थे कि यहां पर किस तरह का वाइप आउट हुआ है वेल्थ, तो ये है सैम बैंकमैन-फ्राइड और ये दरअसल FTX के फाउंडर थे। इनकी तो 94% वेल्थ पूरी साफ हो गई है क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा यहीं पर लगा हुआ था। इनफैक्ट वैल्यूएशन तेजी से इरोड हुए हैं और एक दिन में ही हमने देखा इनकी 94% वेल्थ इरोड होती हुई। दूसरे हैं टॉम ब्रेडी, और टॉम ब्रेडी दरअसल एक मशहूर फुटबॉलर है अमेरिकन लीग के, और ये बाइनेंस के वैसे FTX के माफ कीजिएगा ब्रांड एम्बेसडर भी थे और इन्होंने भी अपना सारा पैसा इधर ही लगाया हुआ। तो रिपोर्ट्स कह रही है इनका तो पूरा पैसा साफ हो गया है। यही नहीं, बड़े बड़े फंड्स जिन्होंने क्रिप्टो को बैक किया था, FTX जैसे एक्सचेंज को बैक किया था, उसमें टाइगर ग्लोबल है, थर्ड पॉइंट है, अल्टीमीटर है, इन सब के भी दरअसल इन पर भी इंपैक्ट आता हुआ क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि अच्छा खासा निवेश किया था। जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें $32 बिलियन की वैल्यूएशन दरअसल FTX को मिली थी और वो मिनटों में गायब होती हुई दिखाई दी है। ये डील होने ना होने के चक्कर में क्लियरली एक सेल ऑफ देखने को मिला है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टॉम ब्रेडी जब FTX के एम्बेसडर बने थे उन्होंने कहा था कि बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, इसी पर आकर ट्रेड कीजिए, और आज मिनटों में हमने देखा है वो दरअसल बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो राख में बदलती हुई दिखाई दी हैं। नजर डालिए वो एड और वो आज की सिचुएशन में कैसे बैठ रहा है। You just need FTX. I'm reloaded. तो वाकई में बिटकॉइन लगभग राख में ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर सेल ऑफ, और शायद ये सेल ऑफ और भी गहरा सकता है। तो ये सेल ऑफ और भी गहरा सकता है, ये हर्षदा सावंत बता रही थी। और बिटकॉइन को लेकर सस्पिशन पूरी दुनिया में, भारत सरकार, RBI या दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमेशा सस्पिशियस रहे, और इसकी यही वजह है जो आपको हराम इस समय बिटकॉइन में होता हुआ देख रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति चंद सेकंड में साफ, इतनी वॉलेटिलिटी इस बाजार में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब घोटाले में ईडी ने अरबिंदो फार्मा को डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। शरद चंद्र रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। शरद रेड्डी के खिलाफ सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई है। वहीं शरद पर आप पार्टी के कुछ नेताओं से सांठगांठ की बात भी सामने आई है। अरबिंदो फार्मा की डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद कंपनी के शेयर में आज 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। आपको 10 साल में एक बार फिर से अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा और यह अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको एड्रेस अमान्य हो सकता है और आपका कार्ड भी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, क्या कहती है नई गाइडलाइंस? अब सबको 10 साल में आधार कार्ड रिन्यू करना होगा? देखिए, सरकार ने साल 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत जो है वो की थी। अब तक 135 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन पिछले 12 सालों के अंदर कई लोगों के अपने एड्रेस जो है बदल गए हैं। जो लोग किराए के मकान पर रहते थे वो वहां से शिफ्ट कर गए हैं। कई लोगों ने अपने राज्य तक जो है बदल लिया है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो कम से कम 10 साल में एक बार अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करें। तो इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। इसको अनिवार्य जो है वो कर दिया है। लोगों को कम से कम 10 साल में एक बार के अंदर अपना एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है अपडेट जो है वो करना पड़ेगा। लोग जो है आधार की वेबसाइट पर जाकर के इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं या आधार के केंद्र पर जाकर के इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपए की फीस जो है वो भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा जो नहीं करते तो आपको सर्विस डिलीवरी जो है वो भी बंद हो सकती है। जैसे कि लोगों को जो राशन कार्ड मिलता है या जो भी सब्सिडी जो है सरकार के जरिए जो मिलती है तो वो भी सरकार इसको लेकर के बंद जो है कर सकती है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है कि आप 10 साल के अंदर एक बार अपना आधार कार्ड जो है अपडेट जरूर कराएं। चलिए, तो यहाँ आपको अपने आधार कार्ड को हर 10 साल में अपडेट कराना होगा। इसकी तैयारी कर रही है सरकार। इधर OTT प्लेटफॉर्म्स को भी लाइसेंस के दायरे में लाने की
कवायद हो रही है। ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल में इसके लिए प्रावधान है। ओटीटी रेगुलेशन को लेकर फिलहाल टेलीकॉम और टेक के बीच विवाद गरमाया हुआ है। डिटेल और देंगे हमें, असीम हमारे साथ बने हुए हैं। तो असीम, क्या है ये पूरी खबर और मतलब क्यों ये रस्साकशी और अब क्या होने जा रहा है? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है और सभी पक्षों की राय जो है इस पर मांगी गई है। सरकार ये चाहती है कि जो ओटीटी एप्स हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में जो है लेकर के आया जाए, लेकिन इसको लेकर के काफी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। आज कमेंट्स देने की ड्राफ्ट बिल को आखिरी तारीख है और कई कंपनियों ने अपने कमेंट जो इसको लेकर के सौंप दिए। सबसे पहले मैं सीयूआई की बात करूं तो जो टेलीकॉम कंपनी की संस्था सीयूआई है वो चाहती है कि जो ओटीटी कंपनी है उनको लाइसेंस के रेगुलेशन में दायरे में लेकर के आ जाए, सेम सर्विस सेम रूल्स जो है उसको लागू किया जाए। खासतौर पर कि ओटीटी ऐप जो है टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के ऊपर राइड करते हैं, तो इनको नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए का ये पैसे जो है जो कंपनियां हैं उनको, जो टेलीकॉम कंपनियां उनको दे। इसको लेकर के काफी विवाद है, जबकि जो ओटीटी कंपनियां हैं उसका विरोध जो है वो कर रही है। ओटीटी कंपनियां चाहते हैं कि सरकार इनको किसी भी तरह का रेगुलेशन जो है वो ना लाए, लाइसेंस जो है वो ना लेकर के आए। इससे इनोवेशन जो है प्रभावित होगा। जो नेस्कॉम है, जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है, या फिर जो IMEI है, मोबाइल एप्लीकेशन की संस्था, उसने इसका विरोध जो है वो किया है। तो सरकार इसको लेकर के एक रिवाइज ड्राफ्ट जो है वो जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर एक रिवाइज ड्राफ्ट जो जारी हो जाएगा और सरकार इसके बाद इस विवाद को हल करने की कोशिश वो करेगी। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। बैंड बाजा और बिग फैट इंडियन वेडिंग का मौसम फिर से आ चुका है। अगले एक महीने में होटल और मैरिज हॉल पूरे बुक हैं। पिछले 2 साल में मंदी देख रही होटल इंडस्ट्री को इस बार जोरदार रिकवरी की उम्मीद है। इस सीजन की शादियों पर कोविड का साया नहीं है, बजट भी पूरा है और मेहमानों की संख्या भी बड़ी। आलीशान और थीम बेस्ड शादियों की वापसी हो रही है। कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए में मैरिज हॉल बुक हो रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग की मांग भी बढ़ रही है। उदयपुर, जयपुर, गोवा जैसे डेस्टिनेशंस ही नहीं, दिल्ली में भी होटल पैकेज इस वक्त आसमान छू रहे हैं। कि उन लोगों को क्या चाहिए, शायद 2 साल उन लोगों के पास टाइम था कि उन लोग सोच सके कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो वो है, दूसरा एज अ कंपनी वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज टाइमलेस वेडिंग्स। सो we are a 100-year-old company, more than 100-year-old company, so we have been doing this for years and what we actually offer today is that यहाँ पे लोग ऐसे भी है जो आके मुझे कहते हैं कि बेटा मेरा यहाँ पे शादी हुआ था, अभी मेरा बेटा का शादी होने वाला है। सो you know we are able to create as you would say an experience. होटल इंडस्ट्री की संस्था FHRAI के मुताबिक अभी भी होटल बुकिंग प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंची है, लेकिन पिछले सीजन के मुकाबले 50 से 70% की ग्रोथ है। F&P वेन्यूज ने इस बार बुकिंग में 25 से 30% का इजाफा देखा है। हिंदुस्तान की शादियां जानी जाती हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग, तो अब वो लोग अब खुल की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ शादियां प्री कोविड लेवल पे आ गई हैं, अगर इस नवंबर दिसंबर की बात करूं तो, बट आने वाले साल में मुझे लगता है कि हम प्री कोविड लेवल से भी 25-30% ज्यादा बिजनेस करेंगे। वेडिंग बायर इंडिया के कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक इस बार 43% कपल अपनी शादी में 250 से लेकर 500 मेहमानों को न्योता देंगे। मेट्रो शहरों में 4 स्टार या इससे ऊपर के होटलों में सिर्फ केटरिंग का खर्च 5,000 रुपए प्रति मेहमान है। देश के तमाम बड़े होटल्स तैयार हैं शादी के सीजन को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए। सिर्फ एक महीने में 25 लाख से ज्यादा शादियां हो रही हैं और 90% से ज्यादा वेन्यू बुक हो चुके हैं। जाहिर है डिमांड जब इतनी ज्यादा है तो शादी को यादगार बनाने के लिए लोगों को थोड़ी और जेब ढीली करनी पड़ रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो शादियों का मौसम है, लेकिन इस मौसम में भाई प्रदूषण भी है। प्रदूषण में आमतौर पर हम सांस की बीमारियों की खास चिंता करते हैं, लेकिन प्रदूषण में हार्ट के मरीजों के लिए भी खास एहतियात जरूरी है। पूरी बात समझने के लिए देखना होगा जरूर से आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। प्रदूषण विकराल, दिल का रखे ख्याल। मालदीव्स की राजधानी माले में एक गैराज में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 भारतीय शामिल हैं। माले के अधिकारियों के मुताबिक ये आग एक कार रिपेयरिंग गैराज में लगी, जिसके बाद ये बढ़ते हुए मजदूरों के घर तक चली गई। अब तक इस घटना में 11 लोगों के मरने की खबर है। जैसा हमने कहा 9 भारतीय हैं इसमें और एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। मालदीव्स में भारतीय हाई कमीशन और मालदीव्स के विदेश मंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। फॉलो कीजिए हमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। बस एक क्लिक पर मिलेंगी आपको नई, ताज़ी और अहम खबरें।